हेलो गाइस। तो टॉक पे हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे लास्ट लेक्चर में। ये हम लोग का फिफ्थ लेक्चर है टॉक पे, रोटेशनल मोशन में टॉक। और लास्ट क्लास तक हम लोग आर क्रॉस एफ पे वर्क कर रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी है, हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे क्योंकि हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है, आरबीडी। या कोई ऐसा सिस्टम है जो रिजिड बॉडी से बना हुआ है, ठीक है, रिजिड सिस्टम है। तो उसमें अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है तो क्या हो सकता है? तो अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग को देखना पड़ेगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस, कि उसमें जो होगा आपका नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ज़ीरो होगा। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में दिमाग लगाइए। पहली बात, एकदम इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट फोर्स जीरो होना है, एकदम दिमाग पहला। जैसे ही कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात आए या इक्विलिब्रियम की बात आए तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की बात आती है तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि नेट फोर्स ज़ीरो। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात आए, ठीक है, तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम आते ही दिमाग में आएगा फोर्स ज़ीरो। कंप्लीट इक्विलिब्रियम मतलब रोटेट भी नहीं कर रहा है। जैसे कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है, ठीक है, तो नेट फोर्स तो उस पर ज़ीरो है पर नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई रॉड है और इधर से अगर हम कोई फोर्स लगा दे 10 न्यूटन का और इधर से भी लगा दे फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा दे, इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, तो ये तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, पर ये बॉडी रोटेट कर जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ऊपर वाला ऊपर इसको ऐसे ढकेलेगा, ये वाला इधर ढकेलेगा, तो ये रोटेट कर जाएगा रॉड। ये थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो रोटेशन तो फॉलो कर लेगा पर नेट फोर्स जीरो रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कंप्लीट इक्विलिब्रियम की। कहने का मतलब कि नेट फोर्स तो जीरो है ही, कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो कंप्लीट है मतलब रोटेट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क जीरो। अब टॉर्क हम लोग जानते हैं कि हमेशा किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, टॉर्क हमेशा किसी न किसी एक्सिस या किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है तो दिमाग में तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए, यहाँ पे दम दम चिपका लीजिए दिमाग में कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है तो आपको नेट टॉर्क जीरो होगा अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होगा अबाउट एनी पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी जगह ऐसे केसेस नहीं होंगे। हो सकता है कि कोई मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो, ट्रांसलेट कर रहा हो, यानी फोर्स लगा है, ठीक है, जैसे कोई कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी बॉडी है कि केवल ट्रांसवर्स कर रहा है वो, ठीक है, तो उसमें अगर हमको इक्विलिब्रियम देखना होगा तो केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखना होगा। ठीक है, उसमें क्यों, उसमें भी नेट टॉर्क एक तरह से जीरो है पर केवल किसके अबाउट जीरो होगा? सेंटर ऑफ मास के। बाकी किसी के अबाउट निकालेंगे तो आर क्रॉस एफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी किसी का और के अबाउट निकालेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा है, ये मान लीजिए किसी फोर्स एफ से, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालें तो यहाँ से आर क्रॉस एफ मिल जाएगा। ठीक, तो ये ऐसा बॉडी अगर कोई ट्रांसवर्स कर रहा है तो केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, अगर केवल कोई ट्रांसलेशनल मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर केवल ट्रांसलेशनल मोशन में है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका नेट टॉर्क जीरो होगा। पर अगर कोई नेट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये कि रॉड है, मास एम है, हिंज्ड है वॉल पे, ठीक है, सच दैट द वर्टिकल मोशन इज़ पॉसिबल, यानी ऐसे गिर सकता था ये, ठीक, पर इस गिरने को रोकने के लिए यहाँ पे धागा लगा दिया गया। ठीक है, धागा जो है इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर है? तो अब हमको क्या बताना है, ये यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक, अब हमें क्या बताना है यहाँ पे इस केस में कि रिएक्शन फोर्स क्या होगा वॉल का और इस धागे में टेंशन कितना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है कि ये धागे में टेंशन कितना है और इस वॉल का रिएक्शन फोर्स, यानी ये जो वॉल हिंज्ड है तो हिंज्ड का कुछ रिएक्शन फोर्स आएगा, वो चीज़ हमें बताना है। क्लियर है? ध्यान देख लीजिए। ठीक है, ये रॉड ऐसे है, यहाँ पे हिंज है और यहाँ धागा बंधा हुआ है, धागा इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। ठीक, मासलेस स्ट्रिंग है और इनएक्सटेंसिबल। ठीक,
जो कि हम लोग एज्यूम करते हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन में, अभी तक हम लोग जितना भी किए होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, तो स्ट्रिंग को हम लोग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। हम लोग याद है हम लोग जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट भी लगाए थे, तो इसी बेसिस पे लगाए थे कि स्ट्रिंग को हम लोग क्या मान के चलते, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है इनएक्सटेंसिबल। तो अब हमको धागे में टेंशन और रिएक्शन फोर्स, हमारे पास कौन सा अननोन है, ये धागे में टेंशन, ठीक है, ये धागे में टेंशन और ये रिएक्शन फोर्स, ठीक है, दो चीज़ अननोन है। ये एंगल दिया हुआ है कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ अननोन है, धागे में टेंशन और रिएक्शन फोर्स। तो आइए देखते हैं, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो रॉड ले लिए। ठीक, ध्यान दीजिए, इससे पहले तक जब तक हम लोग रोटेशनल नहीं पढ़े थे, तो उससे पहले तक जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो पॉइंट मास मान लेते थे सारा, और सारा फोर्स चाहे कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था तो पॉइंट मास मान के सारा फोर्स वहीं से पास कराते थे। पर ये अब हम रोटेशन पढ़ने लगे हैं, तो रोटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पूरा पॉइंट मास नहीं मानेंगे। ठीक है, वो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उसको बनाएंगे, और फिर उस पर देखेंगे कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ फोर्सेस हैं वहीं वहीं हम, ठीक है, फोर्स को दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में पुलिंग डायरेक्शन दिखाया था ना, हमेशा पुलिंग डायरेक्शन में फोर्स को उसको डिनोट किया जाता है। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखते हैं इस केस में। तो हमारा रॉड कैसा था, ऐसे यहाँ था। ठीक है, तो ये रॉड पूरा है हमारे पास, तो एकदम सेंटर पे, सेंटर मास पे mg लगेगा, और ये धागा टेंशन T ऐसे, और इसका रिएक्शन फोर्स, तो इसका रिएक्शन फोर्स दो तरह से हो सकता है, मतलब एक ऊपर लगा रहा होगा, मान लेते हैं Fy, और एक इधर लगा रहा होगा, मान लेते हैं Fx। ठीक है, ध्यान दे लीजिए फिर से, ये इसका सेंटर मास mg एकदम सेंटर में बीचों बीच, पूरा रॉड को हम ले रहे हैं, यहाँ टेंशन T और इसका रिएक्शन फोर्स एक Fx ऐसे और एक Fy ऐसे, मन नेट कुछ ऐसे आएगा, पर उन दोनों को हम रिजॉल्व कर दिए। इधर Fy मान लीजिए इसका वॉल का रिएक्शन फोर्स, और इधर Fx। क्लियर है, फिर से एक बार, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे mg, और इस वॉल का हम दो फोर्स मान ले रहे हैं, मान लें ऊपर एक खींच रहा होगा Fy से और एक Fx से। चिंता मत करिए, अगर ढकेल नहीं रहा होगा तो Fx अपने आप जीरो होगा, खींच नहीं रहा होगा ऊपर तो Fy जीरो हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मगर आप दो प्लेनर है तो दो हमेशा मान लीजिए। ठीक है, जब भी कोई हिंज है और उसका डायरेक्शन को दिख नहीं रहा है कि किधर अप्लाई कर रहा होगा, ये हिंज है, इसका डायरेक्शन हमको नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, तो उस केस में हमें पता नहीं कि कहाँ अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका दो पॉसिबल, हमेशा जब भी अगर आपको पता नहीं हो तो दो पॉसिबल मान लीजिए, Fx और Fy। क्लियर है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ बनाए। देखिए यहाँ पे mg ऐसे टेंशन, इधर Fx और इधर Fy। क्लियर है, ठीक। अब इस टेंशन को रिजॉल्व कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जिधर एंगल उधर T cos थीटा और वर्टिकल में T sin थीटा। क्लियर है, बाकी Fy ऐसे ही है, Fx ऐसे ही है, mg ऐसे ही है। क्लियर है, ये फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, अब पहले हम लोग फोर्स को इक्वेट करते हैं। अब कितने अननोन है हमारे पास, ध्यान दीजिए, तो अननोन अब हमारे पास हो गए Fy, Fx और T, तीन अननोन है। तीन अननोन है तो इक्वेशन कितना चाहिए, तीन चाहिए। क्लियर है, तो इक्वेशन तीन चाहिए हम लोग को। तो आइए पहला इक्वेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। तो इधर ये Fx है, इधर T cos थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये T को रिजॉल्व किए तो इधर T cos थीटा, इधर T sin थीटा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट है, तो Fx किसके बराबर जाएगा, T cos थीटा के। क्लियर है, तो Fx T cos थीटा के बराबर हो जाएगा, इधर Fx है, इधर T cos थीटा, तो दोनों अपोजिट हो गए। वर्टिकल इक्विलिब्रियम देते हैं, ऊपर Fy, ऊपर ही T sin थीटा और नीचे mg। तो Fy T sin थीटा सेम डायरेक्शन में किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg, क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो हम लोग नेट फोर्स जीरो होना है, तो ऊपर वाले फोर्सेस नीचे के बराबर, बाएं वाले दाएं के बराबर। ठीक है, तो बाएं Fx था, तो Fx जो हो गया हमारा किसके बराबर हो गया, Fx जो हमारा हो गया T cos थीटा के, और Fy प्लस T sin थीटा किसके बराबर हो गया, mg के। ठीक, दो इक्वेशन मिल गए। अब एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन हमको चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, क्योंकि फोर्स है तो हमारे पास दो ही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही मिले, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन, यानी तीसरा इक्वेशन हमको मिलेगा टॉर्क से। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का केस है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे जहां हमारे लिए कैलकुलेशन कन्वीनियंट होगा। तो कैलकुलेशन कन्वीनियंट कहाँ के होगा, क्योंकि टॉर्क से हमको अननोन वैल्यू निकालनी है, तो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा अननोन पास करते हो। तो जैसे हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो ये तो नोन है हमारा, ठीक है, ये अननोन है और ये अननोन है। दोनों अननोन में से ज़्यादा अननोन किससे पास करें, तो इस वाले से। तो इसी को हम लोग हिट करते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हिट करते हैं, यानी हमारा हिटिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो जब इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो ये दोनों फोर्स यहीं से पास करें, तो दोनों का आर जीरो हो गया ना, तो इन दोनों का टॉर्क तो वैसे ही जीरो हो गया। यहीं से हम पॉइंट लाइन पास करें एक्सेस, और यहीं से फोर्स भी पास करें तो आर जीरो, तो आर क्रॉस एफ में आर जीरो, तो इन दोनों का टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई का टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई का टॉर्क जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो इसी पॉइंट से दोनों फोर्स पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क जीरो। अब कौन सा बचा तुम्हारा, टी बचा और एम जी। तो टी आर क्रॉस एफ, यहां से देखिए टी के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो आर, ये आर क्रॉस एफ ऐसे, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, ये ऐसे आर, आर यहीं तक जाएगा जहाँ तक रॉड है, ठीक, और एफ क्रॉस करेंगे, हम थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं ताकि क्रॉस आपको दिखा सके, क्रॉस ऐसे, ठीक। तो ऐसे क्लॉकवाइज हो गया ना ये, ठीक। तो ये एंगल चाहिए हमको, ये एंगल क्या है, देखिए तो कितना एंगल आएगा, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आर क्या हो गया हमारा, एल, ठीक है, और एफ क्या हो गया, टी। तो आर एफ साइन थीटा होता है, तो आर एल हो गया, ठीक है, ये हमारा एल हो जाएगा, एफ हो गया, टी हो गया, ठीक है, और साइन एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल क्या है, आर ऐसे है, ठीक, एफ ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा। तो ये वाला ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कौन सा, ये क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है फोर्स, टॉर्क क्लॉकवाइज, ये कैसा टॉर्क है, ये आर ऐसे गया, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा। अब दूसरा कौन सा है हमारा, एम जी। तो एम जी में आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज आ गया, आर क्रॉस एफ, उधर एफ उधर क्लॉकवाइज था, इधर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों कैंसिल कर रहे हैं। तो इसके लिए आर कितना डिस्टेंस है, एल बाई टू, इसके लिए आर का डिस्टेंस कितना है, ये एल बाई टू, तो फोर्स इंटू एल बाई टू इंटू दोनों के बीच का एंगल, ये एम जी एल बाई टू, दोनों के बीच का एंगल 90, आर ऐसे था तो, ठीक है, साइन 90, और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब दोनों एल एल कैंसिल हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही जाएगा, तो टी साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया, एम जी बाई टू, ठीक है। तो टी यहाँ से निकल गया एम जी बाई टू साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा टी साइन थीटा की वैल्यू आ गई एम जी बाई टू, तो एफ आई की वैल्यू भी क्या जाएगा, एम जी बाई टू, एफ आई की वैल्यू क्या जाएगा, टी साइन थीटा की वैल्यू एम जी बाई टू, तो एफ आई की वैल्यू एम जी बाई टू, ठीक है। क्लियर है, तो अब एफ एक्स की वैल्यू, टी हमको पता चल गया है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू टी कॉस थीटा है, टी की वैल्यू पता है एम जी बाई टू साइन थीटा, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जा रहा है, टी कॉस थीटा, तो एम जी बाई टी की वैल्यू एम जी बाई टू साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा, तो एम जी बाई टू कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो हम अप्लाई कर दिए, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी अगर बीच में कोई ऐसे फोर्स लगाओ और ऊपर दोनों इक्वी डिस्टेंट हो इस वाले से, ठीक है, तो ऊपर दोनों सेम डायरेक्शन में हो और इससे इक्वी डिस्टेंट हो, तो उस केस में इसकी वैल्यू दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। वही टॉर्क के ही वजह से हो रहा है, क्योंकि दोनों से एल बाई टू डिस्टेंस है, तो यानी दोनों का भाई इसके अबाउट अगर हम देखेंगे, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं, तो ये वाला आर एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर हम चलेंगे इसके अबाउट, तो आर क्रॉस एफ, इधर आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो दोनों कैंसिल कर, यानी दोनों का
टॉर्क बराबर होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब फोर्स दोनों का सेम होगा। तो जब भी कोई हो कि अगर सेंटर नीचे आ रहा है, ये दोनों ऊपर हो और ये दोनों का डिस्टेंस सेम हो सेंटर से, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर होंगे, दोनों mg/2 होंगे। क्लियर है? जैसे कि आया भी है तुम्हारा t sin थीटा भी mg/2 आया है, fy भी mg/2 आया है, fx भी निकल गया, तो हमारे पास fx आ गया, t आ गया, टेंशन आ गया, ठीक है, fy आ गया। क्लियर है? यानी fy भी आ रहा है हमारे पास, fx भी आ रहा है, यानी fy भी आ रहा है, fx भी आ रहा है, दोनों की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली भी उसने फोर्स लगाया और वर्टिकली भी लगाया, रिएक्शन फोर्स टी भी आ गया। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही ये लेक्चर। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लीलावती क्लासेस। ठीक है, और पीछे के कुछ वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर लेके हम आगे और ऐसे ही इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन और ला रहे हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है, फिर तब तक टिल देन थैंक यू।